जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं अगस्त की पेंशन को लेकर, अगस्त की पेंशन के एडवांस मैसेज को लेकर, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कराने के लिए। कुछ पेंशनर के केस हमारे पास आ रहे हैं जो रिटायर पहले ही हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी रिकवरी बंद कराना चाह रहे हैं। तो क्या हम उनकी रिकवरी बंद कर रहे हैं? तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था नोशनल इंक्रीमेंट का, तो काफी पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हम 2006 से पहले आए हैं, तो क्या हमें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा सर्कुलर 568 के बारे में। कुछ पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर गलत मिला हुआ है, किसी दूसरे ग्रुप का मिल गया, तो कैसे वो सही होगा, क्या कार्यवाही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर एक और जानकारी मैं आपको दूंगा पूर्व सैनिकों के लिए और वाइफ या फिर स्पाउस के लिए। दोस्तों, अगर पूर्व सैनिक या फिर वाइफ की मृत्यु हो जाती है और अगर उन्होंने कोई बच्चा गोद ले रखा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, तो उनको कैसे फैमिली पेंशन मिलेगी? तो एक केस आया है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं या फिर वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं, तो दोस्तों आपको एक भी रुपए नहीं देना होता, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। क्या अगस्त की पेंशन आने का एडवांस मैसेज आ गया है स्पष्ट से? कब आएगी पेंशन? क्या देरी से आएगी? दोस्तों, जैसा आपको पता है, जुलाई की पेंशन कुछ पेंशनर को देरी से मिली थी, कुछ टाइम बाद मिली थी। काफी पेंशनर पूछ भी रहे थे कि सर हमारी पेंशन आई नहीं, लेट हो गई है। वो जुलाई की पेंशन के साथ ऐसा हुआ था। तो अब पेंशनर का सवाल है, क्या फिर से अगस्त की पेंशन हमें लेट मिलेगी, लेट लतीफ होगी? दोस्तों, आप अभी ऐसा मत सोचिए। अभी तो आप सिर्फ ये सोचिए कि अगस्त की पेंशन आपको मिलेगी कब। पहले आप ये सोचिए। सबसे पहले, अगस्त की पेंशन का एडवांस मैसेज अभी किसी पेंशनर के पास नहीं आया है, ना ही फैमिली पेंशनर के पास आया है। अभी आप थोड़ा वेट करिए, कुछ दिन में आपको अगस्त की पेंशन का एडवांस मैसेज भी आ जाएगा। आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना होगा। अब अगस्त की पेंशन आएगी कब? दोस्तों, आपकी अगस्त की पेंशन आएगी 30 अगस्त को, फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे है 31 तारीख को, इस दिन तो मुश्किल आएगी, और ना ही 1 तारीख को आएगी। आपकी पेंशन 30 अगस्त को आ पाएगी स्पर्श के थ्रू। और जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन भी 23 तारीख से और 31 तारीख के बीच में आएगी, कभी भी। जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं या फिर किसी दूसरी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। और रही बात पेंशन देरी की, तो दोस्तों वो सब प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। स्पर्श आपकी पेंशन तो प्रोसेस लगा देता है, लेकिन बीच में जहां पे वो प्रोसेस होती है पेंशन, जो एक गेटवे होता है, यानी जब से पेंशन आपकी छोड़ी गई है स्पर्श से और एक तरफ आपका खाता है, तो दोनों के बीच दोस्तों कुछ चीजें संचालित होती हैं, तो उसी में टाइम लग जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको 30 तारीख को ही सभी पेंशनर को पेंशन मिल जाएगी अगस्त की। सबसे पहले आप दोस्तों 30 तारीख का वेट करिए। अगर लेट होती है पेंशन तो आप बाद में बताइएगा, 30 तारीख के बाद। पहले आप वेट करिए 30 तारीख का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। गोद लिए हुए बच्चों को भी फैमिली पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पूर्व सैनिक हैं या फिर वाइफ हो गई, स्पाउस हो गई, माता पिता हो गए, जो बच्चों को गोद ले लेते हैं। उनकी अपनी संतान नहीं होती, लेकिन दोस्तों वो गोद तो ले लेते हैं, लेकिन जब पिता की या फिर माता की मृत्यु होती है तो फिर गोद लिए हुए बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं दी जाती। डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लगाता है कि जो बच्चा गोद लिया हुआ है वो लिया हुआ है पेंशनर के मरने के बाद, वो भी वाइफ ने, स्पाउस ने, विधवा ने। दोस्तों, इसी पर एक लेटर है जो रिकॉर्ड ने लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये है वो लेटर जो रिकॉर्ड ने लिखा है। एक पेंशनर थे, इनकी डेथ हो गई थी, इनके बच्चे नहीं थे। पेंशनर की डेथ तो हो गई और फिर वाइफ हो गई विधवा। बाद में विधवा ने, पत्नी ने एक बच्चे को गोद लिया, फिर पत्नी की भी डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों
जो बच्चा था, मतलब एक लड़की थी 22 साल की, इसने फिर फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई किया कि मेरे पिता की डेथ हो गई है, मेरी माता की डेथ हो गई है, तो मुझे फैमिली पेंशन दी जाए। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड ने यहां पे बताया कि डीओपीपीडब्ल्यू का एक रूल है जिसके अंतर्गत आपको फैमिली पेंशन नहीं दी जा सकती। अब फैमिली पेंशन में इन्होंने एक कंडीशन लगाई है देने की कि जो गोद ली हुई बच्ची है या फिर बच्चा है, वो गोद लिया हुआ होना चाहिए पेंशनर के जीते जी। अगर माता पिता जिंदा हैं और तभी उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया है, तब माता पिता मरने के बाद बच्चे को बच्ची को फैमिली पेंशन मिलेगी जो गोद लिया हुआ है। तो ये कंडीशन है। इस केस में क्या हुआ कि पेंशनर की डेथ हो गई, फिर दोस्तों वाइफ ने, स्पाउस ने किसी बच्ची को गोद ले लिया, फिर वाइफ की स्पाउस की भी डेथ हो गई, फिर बाद में बच्ची ने कहा कि मुझे फैमिली पेंशन दी जाए। इस केस में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी बच्ची को, क्योंकि दोस्तों जो इस बच्ची को गोद लिया गया वो लिया गया पेंशनर की डेथ के बाद। अब ऐसे तो दोस्तों ये साबित कहां हो रहा है कि ये उसी पेंशनर की गोद ली हुई बच्ची है, ये साबित नहीं हो रहा। तो जो पीसीडी स्पर्श है वो डेथ सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है कि पेंशनर की डेथ कब हुई, मदर की डेथ कब हुई, बच्चा कब गोद लिया गया, तो ये सब चीजें आई हैं। दोस्तों रूल के मुताबिक माता पिता के रहते हुए अगर बच्चे को गोद लिया गया है तब फैमिली पेंशन उसे मिलेगी माता पिता के मरने के बाद। यानी पिता के रहते हुए ही जो मेन बेनिफिशियरी पेंशनर है उसके रहते हुए ही बच्चे को गोद लिया जाना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। हमारे पेंशन डिपार्टमेंट में भी पेंशनर की शिकायतें आ रही हैं कम्यूटेशन की रिकवरी बंद करने के लिए। क्या बंद होगी रिकवरी? जी हां दोस्तों, बहुत से पेंशनर शिकायतें डालते हैं। जैसे आप डिफेंस के पेंशनर हैं तो आप रिकॉर्ड को शिकायत डालते हैं, पीसीडी को शिकायत डालते हैं, स्पर्श को शिकायत डालते हैं। जैसे हमारा सिविल डिपार्टमेंट है तो कई पेंशनर हमारे पास शिकायत डालते हैं कि हमें 15 साल हो चुके हैं, हमें 10 से 11 साल हो चुके हैं, हमारी रिकवरी बंद कर दो, हमें लॉस हो रहा है। तो क्या हम उनके कहने पर रिकवरी बंद करते हैं पेंशनर की, कम्यूटेशन की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी भारत सरकार के कोई ऑर्डर है ही नहीं। अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है जिसके बेस पर हम आपकी रिकवरी बंद कर दें। हां, अगर आप कोर्ट केस करते हैं और अगर आप जीत जाते हैं और आपके पास ऑर्डर है वो रिकवरी बंद करने का, स्टे का, उसके बेस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी भारत सरकार को जवाब देना है। इसलिए हम अपनी तरफ से आपकी रिकवरी बंद नहीं कर सकते। ये मैं एक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं डिपार्टमेंट की, अपने डिपार्टमेंट की। ऐसी जो दूसरे डिपार्टमेंट है, स्पर्श, पीसीडी, रिकॉर्ड, वो भी यही कर रहा है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अगर आप कोर्ट केस कर रहे हैं और जीत रहे हैं, स्टे ले रहे हैं, तब डिपार्टमेंट या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी उस पर कार्रवाई करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ये बात आपको क्लियर होगी। अगर आप किसी दूसरे का जजमेंट दिखा रहे हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का या फिर दिल्ली एएफटी का, अगर आप वो भी दिखा रहे हैं, तभी भी हम नहीं मानेंगे। ना ही पीसीडी मानेगा, ना ही स्पर्श मानेगा, ना ही रिकॉर्ड मानेगा, क्योंकि दोस्तों वो उन्हीं के लिए जिन्होंने कोर्ट केस किया है, वो उन्हीं के लिए, या फिर वो उस स्टेट का है, सिविल के लिए नहीं है वो, ना ही सेंट्रल के लिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप कोर्ट केस कर रहे हैं और जीतते हैं, स्टे ले लेते हैं, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी भारत सरकार का कोई आदेश नहीं है और अब पता नहीं वो कब आएगा आगे। तो इस वजह से हम भी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उनकी रिकवरी रोक रहे हैं, ना ही हम उनका पीरियड कम कर रहे हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े सभी पेंशनर तुरंत समाधान होगा। जी हां दोस्तों, मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में एक एसोसिएशन का नाम बताया था, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन। मैं आपको दिखा भी देता हूं। यह दोस्तों इनका मैसेज, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन। बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही तगड़ी टीम है। काफी पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की समस्याओं का निदान करती है, समस्याएं सुलझाती हैं, चाहे वो एंट्री लेवल पे का एरियर हो, चाहे फिर वो सर्कुलर 568 का एरियर लेना हो, या फिर दोस्तों किसी सीनियर की पेंशन कम चल रही हो अपने जूनियर से, मतलब कोई भी समस्या हो A to Z पेंशन से जुड़ी हुई, ये सारी समस्याएं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन सुलझाता है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा प्रधानमंत्री पोर्टल पर शिकायत डालते हैं और कुछ दिनों में ही समस्या का समाधान होता है। बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई होती है, बहुत जल्द। तो इसके लिए आपको इनकी टीम से जुड़ना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया
मैंने आपको नंबर भी पहले दिया है, तो आप जुड़ सकते हैं इनकी टीम से। कुछ भी हो, ORO पिट्टू का एरियर नहीं मिला हो, किस्तें आपकी रह गई हो, एंटी लेवल पे का एरियर आपको नहीं मिला हो, कम्यूटेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कुछ भी अगर दिक्कत है पेंशन जुड़ी, तो ये टीम आपकी हेल्प करेगी, ये टीम आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 2006 से पहले आए पेंशनर के लिए नहीं है। परेशान मत होएं कमेंट करके। कल मैंने एक वीडियो बनाया था नोशनल इंक्रीमेंट का, जिसमें मैंने एक पूरा एरियर बनाया था एक पेंशनर का। अब काफी पेंशनर उसमें सवाल कर रहे हैं कि हम 2006 से पहले आए हैं तो क्या हमें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? हम फरवरी में आए हैं, जून में आए हैं, दिसंबर में आए हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखें, आप मेरे सारे वीडियो देखा करें, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। क्योंकि आप कोई इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं, फिर आप कोई दूसरा वीडियो, नया वीडियो देख लेते हैं, फिर आप उसमें सवाल करते हैं, तो आपको पहले समझ में नहीं आया होगा, फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो जितने मैं वीडियो बनाता हूँ आप सब देखें, ताकि आपको कंटिन्यू चैप्टर वाइज आपको चीजें पता लगती रहें। 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत ही 1/1/2006 के बाद हुई। 6 CPC में सिर्फ आपको एक इंक्रीमेंट मिलता था। इसकी कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है। सिर्फ जुलाई में 7 CPC के अनुसार इसको 2 भागों में बांट दिया, एक जुलाई में और दूसरा जनवरी में। जब स्टार्ट ही वो छठे पे कमीशन से हुआ, तो फिर 2006 से पहले वालों को क्या मिलेगा? नोशनल इंक्रीमेंट। ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे, वकीलों के पास जाएंगे और हमें मिल जाएगा, दोस्तों वकील आपको लूट लेंगे। वो आपका केस तो ले लेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको मिल जाएगा, आप पैसे दे दीजिए, 50,000 1 लाख दे दीजिए, वो आपको फंसा देंगे और मिलेगा आपको 0। तो इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं 2006 से पहले वालों को नहीं मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। तो दोस्तों ये मैंने आपको चीजें बताई हैं। नोशनल इंक्रीमेंट 2006 के जो बाद आए हैं उनके लिए, और वो भी जो जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए, या तो जुलाई का इंक्रीमेंट या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जिन पेंशनर को सर्कुलर 568 में ग्रुप जेड के हिसाब से एरियर दिया है, तो पेंशनर नीचे कमेंट करें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका हक हम दिलाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं आपको बात बता रहा हूं सर्कुलर 568 की। दोस्तों सर्कुलर 568 में 1/1/2006 से आपको सिर्फ 2 ही ग्रुप का एरियर मिलना चाहिए, या फिर मिला होगा, या तो एक्स ग्रुप का या फिर वाई ग्रुप का, क्योंकि 1/1/2006 से सिर्फ आपके 2 ग्रुप बनाए गए, एक्स और वाई। लेकिन सर्कुलर 568 जो आया उसमें आपके दूसरे ग्रुप भी मेंशन कर दिए एक्स वाई ग्रुप के अलावा, जैसे जेड ग्रुप, या फिर जो पुराने पेंशनर्स थे 2006 से बहुत पुराने, जैसे उनका ग्रुप कविता GHE, ये बहुत पुराने ग्रुप थे। लेकिन एक सर्कुलर के आधार पे, शायद मैं वो सर्कुलर का नाम बोल रहा हूं, 397 है या कुछ ऐसी सर्कुलर है, जिसके आधार पे 1/1/2006 से 2 ग्रुप में बांट दिया गया, एक्स और वाई। तो सर्कुलर 568 का जो एरियर आपको मिलना था वो सिर्फ 2 ही ग्रुप के हिसाब से आपको मिलना था, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। लेकिन दोस्तों बैंक CPPC ने गलती क्या करी कि उन्होंने वाई ग्रुप के हिसाब से आपको पेमेंट ना करके जेड ग्रुप के हिसाब से कर दिया कुछ रैंकों का, जैसे सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, इनको एरियर दे दिया जेड ग्रुप के हिसाब से, पुराने ग्रुप के हिसाब से, और मिलना चाहिए था वाई ग्रुप के हिसाब से। तो यह गलती हो गई, जिससे आपका एरियर कम हो गया। क्योंकि दोस्तों अगर हम वाई ग्रुप की तुलना जेड से करें तो वाई ग्रुप की पेंशन ज्यादा है और जेड ग्रुप की जो पेंशन है वो यहां पे कम है। तो अगर जेड ग्रुप के अनुसार आपको मिल गया तो फिर आपका कम एरियर मिला होगा। तो ये आपको सुधारना है। तो अगर ऐसे कोई केस हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, ताकि हम अपने बेस पर आपको सही एरियर दिलवा सकें, सही कार्यवाही आपकी कर सकें। ऐसे में बहुत से पेंशनर्स ढूंढ रहा हूं लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर ऐसे कोई पेंशनर है तो वो नीचे जरूर कमेंट करिए, ताकि उनको मैं उनका हक दिला सकूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां दोस्तों, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा काम होगा आपका। तो दोस्तों आप कमेंट करिए जिनको वाई के हिसाब से मिलना था और मिल गया जेड ग्रुप के हिसाब से, चाहे वो सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो, या फिर कोई सी भी रैंक हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो काफी महत्वपूर्ण थी आपके लिए। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ ही होंगे। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं मेरे चैनल के द्वारा, मेरे वीडियोस के द्वारा। तो अगर आप ये जानकारियां पाना चाहते हैं आगे भी,
तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने तमाम ग्रुपों में शेयर करें। जिस तरीके से आप नॉलेज पा रहे हैं ऐसी आपके फ्रेंड भी ले सकें। वीडियो में यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।